हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की भूगोल किताब के तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला। पहला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। कथन दूसरा, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं केवल ए, दूसरा केवल बी, केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी ना तो एक और ना ही दो। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात एक और दो दोनों। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो सही बात है, उसको घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी के सूर्य चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। इस बात को आप सभी जानते हैं। और परिक्रमण कितने कितने दिनों का होता है, तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पूरी परिक्रमा करने में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, तो दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो आपके ऑप्शन है 23.5 डिग्री, बी 24.5 डिग्री, सी 23 डिग्री, या डी 26 डिग्री। तो आपका उत्तर ए जो है वो सही उत्तर है, 23.5 डिग्री। और पृथ्वी के ग्लोब आपने यदि देखा होगा तो 23.5 डिग्री से कौन सी रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा ये है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, या डी बी ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या ऑप्शन सी ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। आइए इस प्रश्न के उत्तर की व्याख्या करते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये बात तो सच है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होता है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी पर होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, तो गोले का वह भाग होता है जिस पर दिन और रात विभाजित होता है। अगला प्रश्न हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। आपके ऑप्शन है ए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सी चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। आइए इस उत्तर की व्याख्या कर लेते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत तथा शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ये आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, आपने आभास भी किया होगा कि एक वर्ष में आपने ठंडी भी दिया होगा, गर्मी भी दिया होगा और बरसात के मौसम को भी दिया होगा। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है, ये बात सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये बात सभी को पता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात को क्या कहा जाता है, इस प्रश्न का आशय यही है। आपके ऑप्शन है उत्तर आयन, तीसरा बी दक्षिण आयन, या सी विषुव, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। तो आइए हम अपने उत्तर की एक बार पुष्टि भी कर लेते हैं।
21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। इससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होता है। दक्षिण की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है या कहते हैं। आपने भारत में देखा होगा कि उत्तर भारत के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो तिरछी प्रकाश पड़ती है, जिससे कि वहाँ पर ठंडी मौसम बनी रहती है। लेकिन भारत के, ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पर ठंडी पड़ेगी, और जबकि दक्षिण भारत का जो हिस्सा है यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, जिससे कि यहाँ के लोग क्या होते हैं, सांवले या काले होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण आयन के संदर्भ के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, कथन 1, दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। कथन 2, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कथन 3, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें ऋतुएं होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? आपके ऑप्शन है केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 2, या डी उपयुक्त सभी। तो आइए अपने उत्तर की जांच करते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। तो इसका उत्तर सी जो है वो सही उत्तर है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनांत कहा जाता है। अतः कथन 1 एवं 2 सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न आए कि किस देश में गर्मी के ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का भी नाम है, ऑस्ट्रेलिया एक देश का भी नाम है। अगला प्रश्न हमारा यह है, विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, या 2, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, या 3, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। तो ये तीसरा कथन पहले ही गलत है। तो ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने उत्तर की व्याख्या भी कर लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अगला प्रश्न हमारा ये है, ये तो आप सभी को पता होगा कि लीप वर्ष कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं, और सामान्य वर्षों में 365 दिन। तो आपका उत्तर बी जो है सही उत्तर है। एक बार इस उत्तर की व्याख्या कर लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यदि आपसे पूछे कोई कि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं, तो 365, लेकिन ये सत्य नहीं है। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक वर्ष में पूरा करने। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि 6 × 4 = 24, 6 चौको 24, अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है।
इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 के बदले 29 का हो जाता है। यदि किसी वर्ष में 28 दिन की फरवरी 29 दिन की हो जाती है तो उस वर्ष को क्या कहेंगे हम? लीप ईयर कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष या लीप ईयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्लास 6 का एनसीईआरटी का तीसरा पार्ट खत्म हो चुका है और चौथा पार्ट शुरू होने वाला है। तो चौथा पार्ट ये दिया है। चौथा पार्ट में पहला प्रश्न है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? आपके ऑप्शन है पर्वत, पठार, मैदान या महासागर, देश, राज्य की सीमाएं। भौतिक में यदि राजनीतिक कहता है तो देश या राज्य की सीमाएं कहते हैं, लेकिन भौतिक में तो ये पहला पांचवा जो है पहले ही गलत हो गया है। तो जिसमें जिसमें 5 होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ए गलत है, बी गलत है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं अपने उत्तर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, अर्थात 1, 2, 3 और 4, यानी कि किसी भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान और महासागर होते हैं, देश या राज्य की सीमाएं नहीं होती हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान और नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यदि किसी देश या राज्य की सीमा को दर्शाया जाता है तो वो क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा ये है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों को विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बता ही दिया था कि राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अपने उत्तर की एक बार पुष्टि कर लेते हैं। राज्यों, नगरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, यानी पॉलिटिकल मैप। अगला तीसरा प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र में से किसे शामिल किया जाता है? आपके ऑप्शन है सड़क मानचित्र, 2 वर्षा मानचित्र, 3 वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने के मानचित्र। आपके कूट है यानी ऑप्शन है केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपयुक्त सभी। तो इसमें डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जो थीमेटिक मानचित्र में सड़क भी दिखाया जाएगा, वर्षा भी दिखाया जाएगा और ये उद्योग वाले क्षेत्र भी दिखाए जाएंगे। इस उत्तर की व्याख्या करते हैं। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, थीमेटिक मैप कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं के प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? आपके ऑप्शन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कूट है आपके 1 और 2, 3, 2, 3 और 4, 1 और 2 या डी उपयुक्त सभी। तो दिग्बिंदु क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जितने भी दिशाएं हैं उनको दिग्बिंदु कहा जाता है। मानचित्र में 4 मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान पर सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा ये है, मानचित्र के संदर्भ में ऋण प्रतीक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जिन प्रतीकों के उपयोग से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, या बी जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर सहमति हो, या सी जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक रूपों से दर्शाया जाता हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा